शिक्षार्थियों, मैं सुचित्रा सिंह, प्राध्यापक वाणिज्य, अंश पूंजी के लेखांकन की श्रृंखला में भाग 3 में आज अंशों का निर्गमन पर चर्चा करेंगे आपके साथ। हम इस श्रृंखला में भाग 3 में हम बात करेंगे अंशों का निर्गमन यदि अधिअभिदान की स्थिति हो। अधिअभिदान की स्थिति क्या होती है, अभी हम इस पर भी बात करेंगे। इसके अलावा रोकड़ के अतिरिक्त प्रतिफल में अंशों का निर्गमन कैसे किया जाता है। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि अधिअभिदान होता क्या है। कुछ स्थितियों में जब कंपनी को जनता में जितने उसने निर्गमित अंश किए हैं, यानी निर्गमित अंशों से अधिक अंशों के लिए आवेदन पत्र प्राप्त हो जाते हैं, और ऐसा कब होता है, जब कंपनी की मजबूत वित्तीय स्थिति हो या अच्छे प्रबंधन के कारण। तो इस स्थिति में जितना आमंत्रित किए गए थे, निर्गमित किए गए थे अंश, उससे ज़्यादा आवेदन पत्र प्राप्त हुए, तो इस स्थिति को हम अधिअभिदान कहते हैं, यानी यह अधिअभिदान कहलाता है। अब अगर आपके पास ज़्यादा आवेदन आ गए हैं जबकि आपने मांगे कम थे, तो आप सबको तो आवंटित नहीं कर सकते अंश। तो इस स्थिति में कंपनी के पास 3 विकल्प मौजूद होते हैं। सबसे पहला विकल्प है, कुछ आवेदनों को कंपनी पूर्ण रूप से स्वीकार करके और शेष को पूर्ण रूप से मना कर दिया जाता है। ऐसी स्थिति में, कब, अधिअभिदान की स्थिति में। दूसरा विकल्प कंपनी के पास है कि सभी आवेदकों को अंशों का आवंटन किया तो जाता है, लेकिन अनुपातिक रूप में किया जाता है, जिसे हम प्रो राटा आवंटन कहते हैं। और तीसरा विकल्प है, यानी पहले दोनों विकल्पों को मिला दिया जाए। उपरोक्त दोनों विधियों को संयुक्त रूप से लागू कर सकते हैं। हम इसको ऐसे समझ सकते हैं कि मान लीजिए कंपनी ने आमंत्रित किया था 1 लाख अंश के लिए, और एक अंश 10 रुपये का है। 1 लाख अंश के लिए आवेदन किया और आमंत्रित किया, और हमें आवेदन प्राप्त हुए, मान लेते हैं 1,50,000 अंशों के लिए। कंपनी ने आमंत्रण भेजा 1 लाख अंशों के लिए और आवेदन प्राप्त हुआ, जो आवेदन पत्र लगाए, जनता ने निवेश करा, आवेदन पत्र हमें प्राप्त हुए 1,50,000 अंशों के लिए। इसका मतलब क्या, अगर ज़्यादा आवेदन आ गए हैं तो क्या हम ज़्यादा अंशों का आवंटन कर दें? कंपनी ऐसा नहीं कर सकती। कंपनी अधिनियम में ऐसा नहीं प्रतिबंधित है, उससे ज़्यादा नहीं कर सकते। तो इसका मतलब अब आपको 1 लाख अंशों के लिए आपने आमंत्रण किया है, तो आप 1 लाख ही आवंटित कर सकते हैं, जबकि आपके पास आवंटन करने के लिए जो आवेदन आया हुआ है वो 1,50,000 अंशों का है। तो इस स्थिति में पहला विकल्प है, कंपनी क्या कर सकती है कि 1 लाख अंशों का आवंटन कर दे, 1 लाख अंशों का आवंटन कर दे, और बाकी के जो 50,000 अंश के लिए आवेदन पत्र आए हुए हैं उनको खेद पत्र दे दे। सॉरी, हम आपको कोई अंश आवंटित नहीं कर पाएंगे, पहली स्थिति में। दूसरी स्थिति में कंपनी मना किसी को नहीं कर रही है। इसका मतलब जिसने ज़्यादा अंशों के लिए आवेदन लगाया था उसको एक अनुपात में दे देगी। इसका मतलब 1,50,000 आवेदकों को कंपनी 1 लाख अंश का आवंटन करेगी। तो यहाँ पर अब अनुपात हो जाएगा, यानी जिसने 3 अंश के लिए आवेदन लगाया, कंपनी उसे 2 अंश दे रही है। इसे हम कहते हैं प्रो राटा आवंटन। जिसने 3 अंशों के लिए आवेदन लगाया था, पत्र जमा किया था, कंपनी उसको 2 अंश दे रही है। तो ये दूसरा विकल्प हो गया, यानी मना किसी को नहीं किया, सबको दिया, लेकिन अनुपात में दिया, और वो अनुपात हमारा प्रो राटा आवंटन के अंतर्गत। तीसरा विकल्प है कंपनी के पास कि 1,50,000 आवेदन पत्र आए हैं, इसमें से कंपनी 25,000 अंशों के आवेदन को खेद पत्र दे देती है। सॉरी, हम आपको कोई अंश नहीं आवंटित कर पाएंगे। बाकी बचे हुए 1,25,000 अंशों को कंपनी 1 लाख अंश आवंटित कर देती है। उनका आवंटन 1 लाख अंश का। तो तीनों विकल्प कंपनी के पास हैं। दूसरी स्थिति है, मान लीजिए माना है, आमंत्रण किया आपने 1 लाख अंशों के लिए,
यहाँ आपके पास आवेदन आया 1,50,000 अंशों के लिए। ये भी तो हो सकता है कि आवेदन करने के लिए मांगा आपने 1,00,000 अंश, लेकिन आपके पास आवेदन आया सिर्फ 80,000 अंशों के लिए, या आवेदन आया आपके पास 92,000 अंशों के लिए। यानी आपने मांगा है 1,00,000 लेकिन उससे कम ही आया है। तो जब आपने मांगा 1,00,000 कम आया तो इसे हम कहेंगे न्यून अभिदान। इसे हम कहेंगे न्यून अभिदान यानी कि कम न्यून अभिदान। और यहां जब आपने मांगा तो इसे हम कहेंगे अधि अभिदान, यानी जितना मांगा उससे ज्यादा आया। अब यहां पर जब न्यून अभिदान है तो इससे पहले भाग में मैं चर्चा कर चुकी थी कि न्यून अभिदान के स्थिति में हमें एक चीज देखनी है कि कंपनी अधिनियम 2013 के अलावा जो अंशों के आवेदन पर नजर रखती है, कैपिटल मार्केट पूंजी बाजार में नियंत्रण किसका होता है? सेबी का, यानी भारतीय प्रतिभूति विनिमय बोर्ड। और भारतीय प्रतिभूति विनिमय बोर्ड ने बोला है कि न्यून अभिदान की स्थिति में ऐसा नहीं है कि आप सबको अंशों का आवंटन कर दें। यहां उसने प्रतिबंध कर दिया कि कम से कम आवेदन कितना आना चाहिए? 90%। तो हमारे पास हमने मांगा 1,00,000 के लिए, क्या हम इनको आवेदन कर सकते हैं, इनका आवंटन कर सकते हैं? नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि ये 90% से कम का आवेदन है। हाँ, यहां हम कर सकते हैं। 92,000 अंशों के लिए अगर आवेदन आया है तो ये 90% से ज्यादा है, इसलिए हम यहां आवंटन कर सकते हैं। तो जब हम न्यून अभिदान की स्थिति देखेंगे तो उसमें अल्पतम अभिदान की बात भी करेंगे, जो हमारा 90% होना चाहिए। अगर आपके पास कम आवेदन पत्र आए हैं तो फिर आपको 92,000 अंशों के लिए ही आवंटन करना होगा। ऐसी स्थिति में, न्यून अभिदान की स्थिति में, तो लिखा है कि न्यून अभिदान की स्थिति में जब अभिदान के लिए आमंत्रित किए गए अंशों से कम पर आवेदन पत्र प्राप्त होते हैं, इस स्थिति में आवंटन निश्चित किया जाएगा। यानी 92,000 अगर आपके पास आवेदन पत्र आए हैं तो 92,000 अंशों के लिए आप आवंटन करेंगे। यहाँ ध्यान देने योग्य बात है कि अंशों का आवंटन करते समय अल्पतम अभिदान यानी 90% किसका? आमंत्रित अंशों का प्राप्त होना आवश्यक है। अब अंशों का अधिमूल्य पर निर्गमन। अधिमूल्य का मतलब मूल्य से ज्यादा। अधिमूल्य का मतलब मूल्य से ज्यादा, और अगर जितने का अंकित मूल्य है उतने पर ही आप अंशों का आवंटन कर रहे हैं, उसी मूल्य पर आप निर्गमन कर रहे हैं अंशों का, तो उसे बोलते हैं सम मूल्य। और अगर मूल्य से ज्यादा, अंकित मूल्य से ज्यादा, तो उसे हम बोलते हैं अधिमूल्य। मान लेते हैं एक अंश का अंकित मूल्य है 10 रुपए। अगर आप 10 रुपए का अंश 10 रुपए में ही बेच रही है कंपनी, तो इसे हम बोलेंगे सम मूल्य, यानी जितना उसका मूल्य है, अंकित मूल्य, उतने पर ही बेचा जा रहा है। अब कंपनी की वित्तीय स्थिति मजबूत है, प्रबंधन अच्छा है, और कंपनी जब अंशों का आमंत्रण करती है तो जनता ज़्यादा से ज़्यादा निवेश करना चाहती है। अब यहाँ पर कंपनी को मालूम है उसकी मजबूत स्थिति है, इसका फ़ायदा उठाते हुए कंपनी कहती है हम 10 रुपये का अंश 15 रुपये में बेचेंगे। अब कंपनी के अंकित मूल्य तो 10 ही है अंश का, तो यहाँ कंपनी बताती है कि 10 रुपये तो जो अंकित मूल्य है और हम 5 रुपये अधिक ले रहे हैं, तो ये जो 5 रुपये अधिक ले रहे हैं इसे कंपनी प्रीमियम कह सकती है कि प्रीमियम पर। यहाँ पर जब हम 5 रुपये लेंगे तो ये तो 10 रुपये हमारी अंश पूंजी बन गई, क्योंकि हमने अपने पार्षद नियम में लिखा है कि हमारी कंपनी के अंश का मूल्य 10 रुपये होगा, तो हम 10 रुपये से ज़्यादा तो अंश पूंजी रख नहीं सकते। अब आपका जो 5 रुपये आप फालतू ले रही है कंपनी, इसको कंपनी प्रीमियम कहती है और इसको कंपनी कहती है प्रतिभूति। इसके लिए एक अलग खाता खोल दिया जाता है, प्रतिभूति प्रीमियम या अधिलाभ, कुछ भी कह सकती है कंपनी। प्रतिभूति प्रीमियम भी कह सकती है, इसको अधिलाभ भी कह सकती है, क्योंकि कंपनी को फायदा हो रहा है। प्रतिभूति प्रीमियम या अधिलाभ आरक्षित खाता।
तो जो 5 रुपए फालतू ले रही है कंपनी, उसको एक अलग खाते में डाल देती है, जिसे प्रतिभूति प्रीमियम आरक्षित खाता भी कह सकते हैं या प्रतिभूति अधिलाभ आरक्षित खाता भी कह सकते हैं। और ये जनता को बताकर किया जा रहा है कि हम 5 रुपए फालतू ले रहे हैं अपनी स्थिति का फायदा उठाते हुए। अब ये 5 रुपए कंपनी कब लेगी? मालूम पड़े, कंपनी अपने सीमा अंतर नियम में लिख सकती है। अब ये 15 रुपये कंपनी एक साथ भी ले सकती है और 15 रुपये किश्तों में भी ले सकती है। अगर कंपनी 10 रुपये की जगह 15 रुपये ले रही है तो प्रविष्टि क्या करेगी? हमने पिछले भाग में पढ़ा था, बैंक खाता, नाम। अब क्योंकि ये आपके पास अंश पूंजी के लिए आ रहा है, लेकिन अभी ये पूंजी बनी नहीं है, इसलिए हमने इसके लिए खाता खोला था, अंश आवेदन खाता। अब अगर सारी राशि 10 रुपए के 10 रुपए एक साथ आ रहे हैं तो हम अंश आवेदन के साथ आवंटन खाता भी खोलेंगे। पूरा 10 रुपए एक साथ आ रहा है, बैंक खाता, नाम, अंश आवेदन तथा आवंटन खाते से। अगर 10 रुपए में बेच रहे हैं तो 10 रुपए, अगर 15 में बेच रहे हैं तो 10 की जगह 15 रुपए। 10 में अगर आप कर रहे हैं, सममूल्य पर कर रहे हैं तो 10 रुपए, और अगर आप प्रीमियम पर यानी कि अधिलाभ पर कर रहे हैं तो 15 रुपए। अब जब आप शेयर्स का, अंशों का आवंटन करेंगे तो ये अंश आवेदन खाता बंद हो जाएगा। अंश आवेदन तथा आवंटन खाता बंद हो जाएगा। और जो राशि है उसको हम हस्तांतरित कर देंगे अंश पूंजी खाता में। अब आप अंश पूंजी खाता में 10 रुपए प्रति अंश डालेंगे। अगर आपने 15 रुपए लिए हैं और आपका अंश तो 10 रुपए का था, तो आप 15 रुपए अंश पूंजी खाता में नहीं डाल सकते। उस स्थिति में जब आपने 10 की जगह 15 रुपए लिए हैं तो इस 15 में से 10 तो आप डालेंगे अंश पूंजी खाता में, और बाकी का जो 5 है उसके लिए मैंने बताया आप खाता खोलेंगे कौन सा? प्रतिभूति अधिलाभ खाता या प्रतिभूति प्रीमियम आरक्षित खाता। यानी 15 रुपए आपको मिले। जब आपने आवंटन किया तो आवंटन में आपके अंशों का मूल्य 10 रुपए था, तो आप 10 रुपए ही डाल सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं डालेंगे। और जो 5 रुपए आप फालतू ले रहे हैं, अतिरिक्त आपने लिया, उसके लिए नया खाता खोला, प्रतिभूति प्रीमियम आरक्षित खाता। अब अगर कंपनी इस 10 रुपए को किश्तों में ले रही है, किश्त कैसे? कंपनी ने कहा आवेदन पर 2 रुपए दो, आवंटन पर 4 रुपए दो, प्रथम मांग पर 2 रुपए और अंतिम मांग पर भी 2 रुपए। 4 और 2 6, 2 8 और 2 10, 10 रुपए ऐसे मांग रही है। अब ये जो प्रीमियम है जिसकी बात हम कह रहे हैं 5 रुपए, ये प्रीमियम कंपनी किसी भी किश्त के साथ मांग सकती है। यहाँ भी मांग सकती है अगर कंपनी चाहे तो, आवंटन पे भी मांग सकती है, प्रथम मांग पर भी मांग सकती है, और अंतिम मांग पर भी मांग सकती है। जरूरी नहीं है एक साथ मांगे, इसको भी किश्तों में मांग सकती है 5 रुपए को। यानी आवेदन पर 1 रुपए दे दो, आवंटन पर 2 रुपए प्रीमियम के, प्रथम मांग पर 1 रुपए और अंतिम मांग पर 1 रुपए। किसी भी तरीके से कंपनी मांग सकती है और ये सीमा अंतर नियम में कंपनी लिखेगी। अब अगर कोई जानकारी नहीं दी गई है कि ये जो प्रीमियम है ये किस पर मांगेगी, तो उस स्थिति में प्रीमियम हमेशा आवंटन पर मांगा जाएगा। इसका मतलब अब आपका आवंटन का मूल्य, आवंटन राशि 9 रुपए प्रति अंश होगी, जिसमें से 4 रुपए आपकी अंश पूंजी है और 5 रुपए आपका प्रीमियम है। ऐसा लिखा हुआ होगा प्रश्न में।
तो अगर जानकारी नहीं दी गई है कि प्रीमियम किसके साथ जाएगा, किस किश्त के साथ जाएगा, तो उस स्थिति में प्रीमियम हमेशा आवंटन के साथ लेंगे। अदरवाइज इसके अलावा कंपनी किसी भी किश्त के साथ प्रीमियम मांग सकती है। तो लिखा है अंशों का अधिमूल्य पर निर्गमन वित्तीय रूप से मजबूत और अच्छे प्रबंधकीय नियंत्रण वाली कंपनियों के लिए यह सामान्य है कि वे अपने अंशों को प्रीमियम पर निर्गमन करें, जैसा कि अंशों के समता मूल्य से अधिक मूल्य पर। अब अंशों का अधिलाभ पर निर्गमन किया जाता है तो तकनीकी रूप से अधिलाभ की राशि निर्गमन के किसी भी समय मांगी जा सकती है, जैसा मैं अभी आपके साथ चर्चा कर चुकी। अब अगर अंशों का अधिमूल्य पर निर्गमन किया जाता है तो जो अधिलाभ की राशि है उसे कंपनी आवंटन के समय मांग सकती है, आवंटन के समय मांगा जा सकता है। लेकिन कभी कभी कंपनी प्रथम मांग या द्वितीय मांग या अंतिम मांग, इस पर मांगा जा सकता है प्रीमियम। अब ये जो अधिलाभ की राशि है इसको एक अलग खाते में डालेंगे, मैं चर्चा कर चुकी हूँ, प्रतिभूति अधिलाभ खाता या प्रतिभूति प्रीमियम खाता, आरक्षित खाता भी हम कह सकते हैं इसे। और ये क्योंकि कंपनी का फायदा है, कंपनी का ये लाभ है, इसलिए इसे जब हम स्थिति विवरण खाते में दिखाएंगे, स्थिति विवरण में दिखाएंगे, तो इसे समता एवं दायित्व शीर्षक के अंतर्गत आरक्षित और आधिक्य में दिखाया जाएगा। ये अंशों का बट्टे पर निर्गमन, मैंने कहा सम मूल्य पर कर सकती है या कंपनी प्रीमियम पर कर सकती है, लेकिन कंपनी बट्टे पर, बट्टे का मतलब क्या है, कम दाम पर, या तो 10 का 10 या 10 का 15, कंपनी उसे 9 रुपये या 8 रुपये पर आवंटित नहीं कर सकती। एक सामान्य नियम के अनुसार कंपनी अंशों को बट्टे पर निर्गमित ही नहीं कर सकती है, लेकिन कुछ परिस्थितियों में ऐसा किया जा सकता है। और वो परिस्थितियां क्या हैं कि सामान्य तौर पर जब प्रथम बार कंपनी अपने अंशों का निर्गमन करेगी तो बट्टे पर बिल्कुल नहीं कर सकती, लेकिन अगर कंपनी के किसी अंशधारी ने अपनी किश्तें समय से नहीं चुकाई और कंपनी ने उन अंशों का हरण कर लिया, अंशों का हरण क्या होता है हम अगले भाग में सीखेंगे, या सिर्फ आपकी जानकारी के लिए बताती हूँ कि अगर अंशधारी अपनी किसी भी किश्त का भुगतान नहीं कर पाते हैं तो उसे बकाया मांग लिया जाता है। लेकिन बार बार सूचित करने के बाद भी अंशधारी अगर उस राशि का भुगतान नहीं करते हैं तो कंपनी उन अंशों को उनका हरण कर सकती है। इसका मतलब उनको उन पर जो राशि दी गई है उस राशि का कंपनी जब्त कर लेगी और उन अंशों को रद्द कर देगी। तो कंपनी को सीमा अंतर नियम या कंपनी अधिनियम के अंतर्गत ये पूरा अधिकार है कि अगर अंशधारी ने कुछ भी राशि नहीं दी है तो उन अंशों को कंपनी रद्द कर सकती है, और जो पैसा दे दिया गया है अंशधारी के द्वारा उस पैसे को भी कंपनी वापस नहीं करेगी, उसे जब्त कर लेगी। तो अगर वो जो जब्त किए हुए अंश हैं, जो हरण किए हुए अंश है, कंपनी उनको पुनः निर्गमित कर सकती है, और जब वो पुनः निर्गमित करेगी तो उस स्थिति में उन अंशों को बट्टे पर निर्गमित किया जा सकता है। तो सवाल उठता है कि क्या अंशों को बट्टे पर निर्गमित किया जा सकता है? नहीं किया जा सकता। अंशों को अगर पुनः निर्गमित किया जाएगा उस स्थिति में उसको बट्टे पर निर्गमित किया जा सकता है, या दूसरी स्थिति है कि कंपनी अपने कर्मचारियों को भी उनका लाभ में भागीदारी बनाने के लिए अंशों का निर्गमन करती है, जिसे हम कहते हैं स्वेट इक्विटी। तो स्वेट इक्विटी के केस में भी, उस संदर्भ में भी कंपनी बट्टों पर निर्गमन कर सकती है। ये तो हमारी बात हुई रोकड़ के लिए, यानी कि कंपनी को रोकड़ की वित्त की आवश्यकता है और कंपनी ने बदले में अंशों का निर्गमन किया। कई बार ऐसा होता है कि कंपनी रोकड़ के अतिरिक्त भी अंशों का निर्गमन कर सकती है, यानी कि कंपनी को पैसा नहीं मिल रहा है, फिर क्या मिल रहा है, कंपनी कुछ फायदे की बात होगी तभी तो अंशों का निर्गमन करेगी। तो होता क्या है कि किसी विक्रेता से कंपनी ने परिसंपत्तियां खरीदी, अब उन परिसंपत्तियों को बजाय रोकड़ में भुगतान करने के कंपनी उनको कहती है कि हम आपको इसके बदले अंशों का निर्गमन कर देते हैं। तो जब कंपनी उन विक्रेताओं से जिनसे उसने कुछ परिसंपत्तियां क्रय की हैं उनके साथ समझौता करती है तो भुगतान के रूप में कंपनी उनको पूर्ण प्रदत्त अंश, यानी कि ऐसा माना कि उन्होंने सारा पैसा दे दिया, किस उसमें रखेंगे, उसको हम पूर्ण प्रदत्त के स्थिति में रखेंगे। पूर्ण प्रदत्त अंश लेने के लिए कंपनी सहमत होती है।
सामान्यतः इन अंशों के निर्गमन के लिए कंपनी किसी प्रकार का रोकड़ नहीं लेती, क्योंकि कंपनी ने तो उससे परिसंपत्तियां ले ली हैं। परिसंपत्तियों का भुगतान या तो आप उसे रोकड़ में करें, अगर आप रोकड़ में नहीं कर रहे हैं तो उस स्थिति में आप अंशों का निर्गमन करके भी भुगतान कर सकते हैं, जिसे हम कहते हैं रोकड़ के अतिरिक्त प्रतिफल में अंशों का निर्गमन। अब ये अंश या तो सम मूल्य पर निर्गमित किए जा सकते हैं या प्रीमियम पर। अब इसको निकाले कैसे? मान लीजिए मैंने किसी से संपत्ति खरीदी और उसके बदले में मैं कुछ राशि मैंने उसे रोकड़ में दे दी या मैंने चेक से दे दी, बैंक से भुगतान कर दिया, बाकी बची हुई राशि के मैं उसे अंश निर्गमित करती हूँ। अब उसको कितने अंश दिए ये निकालने के लिए जितनी उसकी देय राशि है उसको कंपनी के निर्गमन मूल्य से, अंकित मूल्य से नहीं, जिस मूल्य पर कंपनी उसे निर्गमित कर रही है उससे भाग दे देंगे, तो हमें अंशों की संख्या मालूम पड़ जाएगी। इसके बारे में हम एक उदाहरण की तरह समझते हैं कि यहाँ उदाहरण है, सुनील कंपनी ने एक मशीन लाइफ लिमिटेड से 3,80,000 रुपये में खरीदी। समझौते के अनुसार उसको 20,000 रुपये का नगद भुगतान किया और शेष राशि का भुगतान 100 रुपये प्रत्येक के अंशों का निर्गमन करके किया। और यहाँ पर हमें प्रविष्टि करनी है यदि अंशों का निर्गमन सम मूल्य पर किया हो या अंशों का निर्गमन 20% अधिमूल्य पर। इस उदाहरण की प्रविष्टियाँ क्या होंगी? सबसे पहले हम परिसंपत्ति खरीदेंगे तो कंपनी की परिसंपत्ति बढ़ जाएगी और संपत्ति का बढ़ना नाम परिसंपत्ति खाता, और जिससे हम खरीद रहे हैं वो हमारा लेनदार बन जाएगा, वो हमारा विक्रेता। अगर विक्रेता का नाम दिया है तो विक्रेता के नाम से खाता खोला जाएगा। यहां पर हमने संपत्ति खरीदी 3,80,000 की उदाहरण में। अब हमने विक्रेता को 20,000 रुपये रोकड़ में दे दिए, तो विक्रेता खाता को हम नाम करेंगे और हम रोकड़ में दे रहे हैं तो रोकड़ खाता, रोकड़ खाता। अब हमारे पास विक्रेता 3,80,000 का था, उससे हमने 20,000 रोकड़ में दे दिए। अब जो बाकी की देय राशि है उसकी है 3,60,000 रुपये। अब इस 3,60,000 रुपये की पहली स्थिति में हम अंशों का निर्गमन कर रहे हैं सम मूल्य पर। सम मूल्य का मतलब बाकी 3,60,000 जो उसकी देय राशि है और सम मूल्य हमारा एक अंश का मूल्य है 100 रुपये, तो उसको 100 से विभाग कर दे तो हमारे पास नंबर ऑफ अंशों का संख्या आ गई 3600, 3,600। इसका मतलब अब हमने अंश पूंजी खाता जमा कर दिया, तो 20,000 हमने वहां दे दिए और 3,600 अंश हमने 100 रुपये के हिसाब से 3,60,000 के दे दिए। इसी स्थिति में, ये तो पहला स्थिति हो गई। दूसरी में देय राशि है 3,60,000 रुपये और अब हम 100 रुपये का अंश 20% अधिमूल्य पर यानी 120 रुपये पर कंपनी बेच रही है। तो यहाँ हम देखें, यहाँ अंश हो गए 3,000। इसका मतलब अंश पूंजी खाता में 3,60,000 की जगह 3,000 जाए, 3 लाख जाएगा। 3,000 गुणा 100, तो बाकी के जो 20 रुपये हैं वो प्रीमियम में जाएंगे, प्रतिभूति प्रीमियम आरक्षित खाते से। तीन 3,000 पर 20 रुपये, तो वहां पर अब हम यहां 60,000 रुपये आरक्षित खाते में डाल देंगे। इसी में अगर हम समझें कि कंपनी अगर मान ले किसी का बिजनेस पूरा का पूरा परचेज करती है, पूरा का पूरा बिजनेस खरीदती है, तो उस स्थिति में कुछ इस तरह से होंगी। अगर आपने परिसंपत्तियां खरीदी हैं तो आपका परिसंपत्ति खाता, और आप अगर उसका पूरा बिजनेस खरीद रहे हैं तो उसकी देयता भी खरीदेंगे तो देयता खाता। बाकी की राशि विक्रेता आपका लेनदार बन जाएगा। अगर नहीं मालूम, हम एग्जाम्पल ले लेते हैं, उदाहरण कि ये 40,000 की आपने 40 लाख की संपत्ति खरीदी और उसमें 2 लाख की आपकी देयता, तो आपका मतलब अब आपका ये लेनदार हो गया 38 लाख से। अब आप इसको 38 लाख का भुगतान करेंगे।
दूसरी स्थिति हो सकती है कि विक्रेता ये कहता है नहीं 38 लाख नहीं, मैं तो अपना आपका बिजनेस 42 लाख में बेचूंगा। तो इसका मतलब 40 में से 2 देता देंगे तो 38 लाख की जगह आप 42 लाख दे रहे हैं, तो आप उसको फालतू दे रहे हैं 4 लाख। जो 4 लाख फालतू दे रहे हैं वो आप उसकी ख्याति खरीद रहे हैं, तो ख्याति खाता से हो जाएगा 4 लाख। इसके विपरीत अगर वो ये कहता है नहीं 42 लाख नहीं, चलो आप मुझे इसकी जगह 34 लाख दे दो, तो 40 लाख की संपत्ति खरीदी, 2 लाख की आपने उसकी देयता देनी है, 38 लाख की जगह 34 लाख में बात हो गई, तो इसका मतलब अब आपके पास 4 लाख आपको फायदा हो गया, जिसे आप यहाँ नाम पक्ष में लिखेंगे और आप उसे लिखेंगे पूंजी आरक्षित, पूंजी आरक्षित खाता से। तो अंशों का निर्गमन जब अधिअभिदान था और अंशों का निर्गमन प्रतिफल रोकड़ के अतिरिक्त प्रतिफल से किया। आशा करती हूँ ये दोनों आपको समझ आ गए होंगे बिंदु, इस पर आप और अभ्यास करेंगे। धन्यवाद।